वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है असद तूर साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इस्लामाबाद और एक ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, असद तूर अनसेंसर्ड के नाम से। वो भी ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे पहले थैंक यू सो मच असद कि आज आपने ज्वाइन किया। नहीं, थैंक यू। आप ने मौका दिया, आप याद कर लेती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। असद, क्या देख रहे हैं आप आजकल जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है कि इमरान खान साहब बार बार प्रोटेस्ट के लिए लोगों को बुलाते हैं और इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट चली गई है। उसके साथ जो उनके साथी टीवी एंकर्स और जर्नलिस्ट, तो खैर मैं उनको नहीं कहूंगी, अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, जो मिठाइयाँ खा खा के बता रहे हैं कि क्या फैसला आ गया पंजाब में और पंजाब की भी जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो उनके कारकुन एंकर्स हैं, वो सहाफ़ी तो नहीं है। तो देखिए, इमरान खान साहब तो एक जिसे कहते हैं 2011 से उनको एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर के तौर पर लॉन्च किया गया था। मेरा नहीं ख्याल कि उनको जो लाने वाले थे उनकी भी उनसे कभी ये उम्मीद थी कि वो कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। तो वो तो जो जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो वही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो उनको लाए थे शायद उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये फेस होंगे और पीछे सब कुछ हम कर रहे होंगे, जो कि उन्होंने किया भी 3 साढ़े 3 साल। लेकिन जब नहीं मामला चल पाया तो फिर खान साहब का प्रोजेक्ट अबेंडन किया गया। लेकिन तब तक मॉन्स्टर तैयार हो चुका था। और आपको मालूम है कि ये पहला दफा नहीं है कि हमारी फौज ने जो सांप पाले वो उनको डसे ना। हमने 80 और 90 की दिहाई में जो सो कॉल्ड जिहादी पाले थे वो भी एंड में हमें डसे आके मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूलों, गिरजाघरों, बाजारों, हर जगह पर वो डसे हमें और आज तक डस रहे हैं। तो अब ये पीटीआई का भी जो मॉन्स्टर तैयार किया गया था तो वो अब इस तरह तो नहीं जान छोड़ेगा। और फिर आप देखिए जो 5th जनरेशन के वार के नाम पर भी जो एक पूरी एक ट्रोल्स की एक फौज तैयार की गई जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है, तो आज देखिए वही उनको भी डस रहे हैं। तो अब कल जो DGSPR है उन्होंने भी कहा कि फौज में शदीद गम गुस्सा है। जो हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा थे उनकी बारे में जिस तरह की तज़हीक अमेज़ और गैर इंसानी एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी, तो ये वही 5th जनरेशन वार के ही सोल्जर्स हैं। कोई नए तो नहीं कि हमारी फौज को मालूम ना हो कि ये कौन है और किस तरह से काम करते हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी तो वही है जो इनको दिया गया था। लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो आया है 8 साल के बाद, उसके बाद भी जो है किसी को लग रहा है कि पीटीआई में यकीन नहीं आ रहा है कि क्या बात की गई है। और आपको लग रहा है कि दोबारा से ये क्या आ जाएंगे पावर में, या ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई इसी किस्म का डिसीजन आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट से तो खैर क्या डिसीजन आएगा, देखें। आरजू, आपको चीज समझ नहीं होगी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा क्लियर है, सब कुछ पता चल रहा है इसके अंदर। लेकिन जब एक शख्स के बारे में 11 साल यकतरफा कैंपेन चलाई गई हो कि ये कोई जिसे कहते हैं ना नौज बिल्ला को पैगंबर नुमा कोई मोमिन आ गया हमारे बीच में, ठीक है, और ये इतना पाक साफ ईमानदार बाकिरदार और पता नहीं क्या क्या है, जबकि इसके मुकाबले में बाकी सब इस मुल्क में चोर हैं, गद्दार हैं, करप्ट हैं। और फिर आप देखिए कि जिसने भी उस कैंपेन का हिस्सा बनने से इनकार किया या उस कैंपेन को काउंटर करने की कोशिश किया, उनके कैरियर खत्म कर दिए गए। तो इतना ज्यादा आप सोचें कि यकतरफा कैंपेन चली कि जो कैंपेन चलाने वाले थे वो भी जिसे कहते हैं उनकी अपनी भी ब्रेन वॉशिंग होगी, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। जो सारे रिटायर्ड आजकल जो जर्नैल इमरान खान साहब के लिए सड़कों पर नाचते कूदते फिर रहे हैं वो वही थे जिनका ये प्रोजेक्ट था इमरान खान। तो अब सोचिए, ये भी फौज के लिए एक लर्निंग लेसन होना चाहिए कि जब आप एक ही एकतरफा बयानी की कैंपेन चलाएं तो कहीं ना कहीं आप खुद भी उसका शिकार हो जाते हैं और फिर उससे वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही होती। तो वो उसलिए मैं नहीं समझता कि कोई एक इस किस्म का फैसला लोगों के जहनों में इमरान खान का इमेज खराब कर सकता है। अभी भी
जो मैं हंस रहा था बाद एंकर्स को पढ़ के, नहीं इमरान खान ने बड़ा मुल्क तबाह किया, बड़ा गलत किया, बड़ा ये किया, बड़ा वो किया, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता इमरान खान करप्ट है। ठीक है, तो वो एक अंदर कहीं ना कहीं वो अपोलोजेटिक से हैं इमरान खान साहब के बारे में कुछ कहते हुए लोग यहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक इलेक्शन कमीशन का फैसला कुछ बदल सकता है। और वापस जहां तक आने का इमरान खान का ताल्लुक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ सकते हैं जल्दी। क्योंकि देखें, आपको चीज समझनी होगी, ये बाय इलेक्शन में डिफरेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं, जबकि जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होता है वो एक डिफरेंट माहौल होता है, और उसके अंदर जो सच्ची बात है, बहुत पैसा चाहिए होता है आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए। प्लस आपको बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करना होता है, हर हल्के के अंदर बरादरियां आपको तोड़नी होती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप आपको अपने साथ मिलाने होते हैं। वो काम पीटीआई के लिए जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब करते थे, वो लोग नहीं है अब इस पार्टी का हिस्सा। खान साहब एक वेव बना सकते हैं, लेकिन वो वेव 2013 में मौजूद थी, लेकिन खान साहब 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सके थे। तो इस दफा भी बहुत होगा, 40-45 जीत लेंगे, दैट इज इट। आप ये हम लोगों को गलतफहमी हो रही है कि वो एक बाई इलेक्शन से जो लड़ा गया लोटों के सर के ऊपर, तो वो हार गए, तो ये उधर माहौल डिफरेंट होगा। लेकिन ये 9 हलकों से एक साथ खुद ही खान साहब ने लड़ने का फैसला किया है। क्या पार्टी में कोई बचा नहीं? दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेटी को लेकर आ गए हैं, वो भी इलेक्शन में खड़ी हो गई हैं। इमरान खान तो कहते थे खानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो असल में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे, उधर खानदानी सियासत में होनी चाहिए। उन्होंने कभी अपनी पार्टी के बारे में ये नहीं कहा था, तो माजरत के साथ आप प्लीज आप लोग उनके जुमलों को जैसे उन्होंने कहा है वैसे लिया कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जहां तक 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है, तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट तो है। लेकिन आप देखिए, जब जनरल इलेक्शन होगा, अब अगर 9 हल्कों में जाहिर बात है, इमरान खान साहब अगर इतना ही अपने आप को पॉपुलर समझते हैं, अपने अपोनेंट नवाज शरीफ को बुलाए और कहे मैं और वो नवाज शरीफ 1-on-1 इलेक्शन लड़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अब वो मेरे जैसे बेचारे छोटे मोटे, आपका फ्रेम चला गया है। असद, आपका फ्रेम नहीं है। जी, आपका फ्रेम चला गया। जी आपको आवाज आ रही है जी, आरजू? अब आ रही है आवाज। जी, आपका फ्रेम उड़ गया था, एकदम से फ्रेम चला गया था। जी। अच्छा अच्छा, मतलब मैं ये कहता कि वो ये अपने सर पे आप आम उम्मीदवारों के मुकाबले में इलेक्शन लड़के, जो मुझ जैसे मामूली उम्मीदवार होंगे, आपको तीर नहीं मार रहे होंगे। अगर आप खुद को वाकई पॉपुलर समझते हैं और ये शो कर देता है पॉपुलर है, तो आप दूसरी तरफ से भी कहेंगे कि लाए मियां नवाज शरीफ को मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़वा दें, मैं दिखाता हूँ मैं पॉपुलर हूँ, वो पॉपुलर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ असद, हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली जो है वासिफ गफूर साहब को कोयटा ट्रांसफर किया गया, जनरल आसिफ गफूर को। उसको आप किस तरह देखते हैं इस बात को? देखिए मैं रूटीन तो मैटर है या कुछ और चक्कर है? देखिए मैं तो जो उनका बतौर डीजीएसपीआर कंडक्ट रहा है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का, मैं तो उसका सख्त नाकिद हूँ। इसलिए मेरी नजर में तो ये एक इंतहाई, जिसे कहते हैं, बुरी चॉइस है कोर कमांडर कोयटा के लिए। अगर आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखें, अगर आप बलूचिस्तान के हालात को देखें, तो मेरी नजर में तो एक बुरी चॉइस है। लेकिन शायद हो सकता है इदारे के अंदर लोगों को अकोमोडेट करने की जरूरत पड़ गई हो, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि अगले आर्मी चीफ का मामला टेबल पर है, और मौजूदा आर्मी चीफ का भी देखते हैं कि वो घर जाते हैं या एक और उनको एक्सटेंशन मिलती है। तो ऐसे में जो इदारे की अंदरूनी सियासत है, लगता है शायद आसिफ गफूर साहब को भी, क्योंकि जाहिर बात है ये 5th जनरेशन के ट्रोल्स तो बहुत ज्यादा उनकी, जिसे कहते हैं, सरपरस्ती में रहे हैं। तो हो सकता है वो जो इस वक्त फौज के अपने खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उसको भी अब किसी न किसी तरह काउंटर करने का फैसला हुआ हो।
तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा हो, तो मुझे तो ये इस तरह में भी ये तैनाती लगती है। बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ जिस तरह से आर्मी चीफ ने आईएमएफ के पैसों के लिए या फंड्स के लिए बात की अमेरिका में, आपको लगता है कि ये होना चाहिए था? क्या ये सही स्टेप है? मैं तो बिल्कुल नहीं समझता ऐसा होना चाहिए था। देखिए, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या फिर पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे मुल्क सारा फौजी चला रही है, ये बेख्तियार लोग हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल की हमें क्या जरूरत है, शहबाज शरीफ साहब की हमें क्या जरूरत है? और फिर खुद बताइए कि जिन लोगों ने इस मुल्क को पैसा देना है वो क्या सोच रहे होंगे इस मुल्क के बारे में कि इस मुल्क का निजाम किस तरह चलता है, और वो फिर कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद सोचिए ना। फिर इसीलिए तो होता है कि जो भी फॉरेन डेलीगेशन आता है, जो इमरान खान साहब आजकल रोते फिर रहे हैं कि वो रावलपिंडी मीटिंग के लिए चला जाता था, मुझे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि जब यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर की, एक फेडरल मिनिस्टर की हैसियत ही बहुत सरमुनियत सी छोड़ दी गई हो, तो जाहिर बात है जो बाहर लोग हैं उनको समझ आ जाती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जो पावर का है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो जब एयरपोर्ट से लैंड करेंगे तो वो पावर के उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद में वेस्ट करते फिर अपना टाइम। लेकिन इमरान खान की पार्टी में से लोग जो हैं वो अब हमें बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें फैसल वाउडा की वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है। और इनका कहना ये है कि अगर किसी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होता है या कोई नुकसान करने की कोशिश करता है तो असल में वो जर्नलिस्ट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये पॉलिटिशियंस खुद निकल जाते हैं। कैसे देखते हैं आपके पार्टी के लोग जो जैसे बाहर जा रहे हैं और साथ साथ ईसीएल में भी नाम डालने की बात की जा रही है इमरान खान की और कई उनके लोगों की, क्या हो पाएगा ये सब? मैं वैसे बुनियादी तौर पे तो मैं नहीं समझता कि नाम ईसीएल पे डालना चाहिए आपको किसी का भी। सबको अपने ये आइन हक देता है आपकी आज़ादी की, जो आपकी मूवमेंट की आज़ादी की आपको आइन देता है, हक आपका, ये बुनियादी हक है आपका। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोग सहाफियों की बातें करते थे कि जी ये असाइलम लेने के चक्कर में हैं, जो लोग ये बातें करते थे कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से भाग गए हैं, आसिफ जरदारी जब गैर मुल्की दौरे पर जाएं तो इधर वो ढोल बजाना शुरू करते हैं, भाग गया चोर भाग गया। और जिन्होंने अपने दौर में आसिफ जरदारी साहब का भी नाम ईसीएल पे डाले रखा, मरीम नवाज साहब और दीगर लोगों के नाम भी ईसीएल पे डाले रखे, आज वो किस मुंह से बाहर जा रहे हैं? तो और अब तो खासतौर पे उनकी पार्टी, एक इमरान खान साहब एक बड़े ऑफेंसिव मूड में है, जद्दोजहद कर रही है बड़ी, गुलामी से आज़ादी की, खुददारी की, ठीक है। तो ऐसे में जिन्होंने 5,000 लोगों को खाट पे लटकाना था और फिर गाड़ियों के पीछे बांध के घसीटना था, वो यूरोप में चले गए हैं। बड़ी हैरत हो रही है, जरा वो भी कभी अपनी मनी ट्रेल तो देना कि फैसल वाडा साहब इस जगह तक कहाँ पे पहुंचे, किन लोगों का पैसा वो कराची की प्रॉपर्टी की मार्केट में घुमाते हैं, कभी को बताए ना उनके बारे में भी, तो सबको पता चले कि वो किन के लाडले हैं। हाँ, जिनके जब वो मिनिस्टर थे तो जो पीआरओ थे वो भी मेजर होते थे, तो आपको समझ जाना चाहिए वो कराची की मार्केट में किनका पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो ख़ैर उनके खिलाफ भी एक और भी रिपोर्ट थी जो कि फ़खर दुर्रानी ने बनाई थी, मेरे ख़्याल है 2018 की बात है, और मेरे जी मेरे ही टीवी शो में आके बात की थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उससे जी जी। पता लग ही रहा है कि उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आइंदा आप इलेक्शन होता हुआ कब देख रहे हैं? आपको लग रहा है जो बार-बार इमरान खान कहते हैं कि जी इलेक्शन करवा दीजिए, तो उससे कोई उन्हें फ़ायदा होगा? अच्छा, इलेक्शन के मामले में मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अ, और ये तमाम का तमाम दारोमदार अब जिसे कहते हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी पे चला गया है इलेक्शन के मामला का, क्योंकि अब देखिए जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो भी बहुत वीक है, जो सूबों में हुकूमतें हैं वो भी जिसे कहते हैं अब एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई हैं। तो ऐसे में कोई भी एक जरा सा जो इधर उधर से कोई छोटी मोटी गेम हुई तो ये हुकूमत गिर सकती है किसी भी वक्त। और जिस किस्म की आपको पता है इस मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा वो फौज का है, उसके अपने इंटरनल जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो ये ना हो कि उसका
कोई ऐसा फॉल आउट हो के जो हुकूमत है वही गिर जाए। तो इसलिए आई एम वेरी अनश्योर, मैं इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कह रहा। हाँ, अगर आप कहें इनकी ख्वाहिश, तो इनकी ख्वाहिश जरूर है कि ये अगले इलेक्शन तक कंटिन्यू, ये समझो कि मुद्दत पूरी होने तक कंटिन्यू करें, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करने की ये ताकत रखते हैं, वो ये अब नहीं रखते। तो इसलिए अब मालूम नहीं ये अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा ट्रिकी है। लेकिन पीटीआई इतनी श्योर क्यों है? इमरान खान इतने यकीन से क्यों कहते हैं कि बार बार के जी इलेक्शन करवा दीजिए, कि उनको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद वो आ सकेंगे, जबकि ऐसा आम ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं महसूस हो रहा। देखिए, उनको तो लगता है ये कि वो आ सकते हैं। उनको ये बहुत लगता है कि जब जनरल कमर बाजवा चले जाएंगे तो फिर उनके दोबारा से फौज के साथ ताल्लुकात पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, वो उसी तरह दोबारा उनकी गोद में बैठे होंगे, तो फिर और वही उनके इलेक्शन की कामयाबी यकीनी बनाएंगे। तो इसलिए वो उनकी तो ये कैलकुलेशन है, तो उनको लग तो रहा है, लेकिन मालूम नहीं, देखते हैं। बिल्कुल। अब बाजवा साहब की भी आपको लगता है कि एक्सटेंशन हो सकती है? वैसे तो उन्होंने अनाउंस किया है कि मैंने नहीं लेनी है एक्सटेंशन आइंदा, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, उनको अभी भी 17 माह की एक्सटेंशन मिल सकती है। उनका अभी इतनी एज लिमिट उनकी बाकी है, और शायद कहीं ना कहीं ये इस हुकूमत में सोच भी पाई जाती है, और शायद जनरल कमर बाजवा की तरफ से भी कोई इतनी ज़्यादा इस सोच के बारे में मुज़ाहमत नहीं है, लेकिन शायद उनके जो इदारे के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो इसमें कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन असद, आप शो में आए और मैं आपसे ये सवाल ना करूं कि पाकिस्तान का सहाफ़ी कितना महफूज है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ भी जो हादसा हुआ सब जानते हैं, कल मेरे साथ भी जो हुआ वो भी ट्विटर पे है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो किसी भी इदारे के बारे में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सच बोल रहे हो, वो कितना महफूज है? तो मैं अब ये समझता हूँ कि हम सहाफ़ी तब तक ही महफूज होते हैं जब तक अगला वाकया नहीं होता। अगर आज मैं कुछ दिनों से मेरे साथ कोई वाकया नहीं हुआ तो आरजू काजमी के घर कल पहुंच गए लोग, तो बात तो एक ही है। और ये मतलब जो आपको टारगेट किया गया होगा, ये बात सिर्फ आपकी जात तक तो महदूद नहीं रहनी होती। आप तो डायरेक्ट इफेक्ट ही होती है, लेकिन उसका एक चिलिंग इफेक्ट भी होता है जो तमाम कम्युनिटी को मैसेज जाता है कि हम अगर कोई हमारा नाकिद होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं जो आपके घर भी लोग गए हैं, मैं वो भी ये समझता हूँ कि वो भी हमारी पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक इस किस्म की हरासमेंट का वो वाकया है। और ये हम कभी नहीं कह सकते कि इससे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जाहिर होता है कि अप्रोच और पॉलिसी नहीं बदली है बीवी सहाफियों के बारे में, वो भी वैसी है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं यहाँ पर जो ये पॉलिसियां इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप कहें ना कि वो जो एक उनकी एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, वो कोई उनमें तब्दीली आ रही, उन एसओपीज में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई तब्दीली आई है। जो उस ब्रैकेट में फॉल करता है, जो एक दफा जिसे कहते हैं उस पर दायरा लगा दिया गया है कि ये हमारा नाकिद है, तो इसको गद्दार कहना है या इसको लिफाफा कहना है या इसको मुल्क दुश्मन कहना है या एंटी स्टेट कहना है, तो वो जब एक दफा लग गए तो फिर तो आपकी भूल है कि कभी आप उससे बाहर निकलते हैं। वो उसकी फिर आपको कीमत वक्तन फवक्तन अदा करनी पड़ती है। और मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले भी आपने इसी किस्म का जिक्र किया था, आपको शायद तब भी कुछ घर जी, कुछ अप्रैल में बिल्कुल जी। तो ये आपके साथ भी पहला वाकया तो नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि वो उतना ही अरसा साफी महफूज होता है जितना आप समझ लें कि आप अप्रैल से लेकर कल तक थी। जी बिल्कुल। तो यानी सोच नहीं बदली है, सोच वही है लोगों की। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना थैंक बहुत यू। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।